हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा और मैं। तो आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है डैशिंग सीएम भरत। इस मूवी में लीड रोल में महेश बाबू और कियारा आडवाणी हैं। इस मूवी में हम एक ऐसे शख्स की कहानी देखेंगे जिसे अचानक सीएम बना दिया जाता है और फिर उसके साथ क्या क्या होता है ये हम आगे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म के स्टार्ट में हम भरत को देखते हैं जो लंदन में रहकर पढ़ाई करता है और आज उसके कॉलेज का आखिरी दिन है। फिर जब वो वहाँ से घर आता है तो उसके अंकल भरत को बताते हैं कि भरत के पापा की डेथ हो गई है इंडिया में। ये बात सुनकर भरत तुरंत इंडिया आने के लिए फ़्लाइट ले लेता है। फ़्लाइट में बैठे हुए वो अपने बचपन के दिन याद करने लगता है जब वो अपने पेरेंट्स के साथ इंडिया में ही रहता था। भरत स्कूल से वापस आता है तो उसकी माँ उसे आइसक्रीम खाने पर डांटने लगती है क्योंकि डॉक्टर ने भरत को आइसक्रीम खाने से मना किया था। यहाँ पर हमें भरत और उसकी माँ के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलती है। वहीं भरत के पापा राघव राम एक पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने हाल ही में अपने दोस्त वनराज के साथ मिलकर एक पार्टी बनाई है ताकि वो लोग आम जनता की भलाई के लिए कुछ कर सकें। और काम में बिजी होने की वजह से भरत के पापा उसे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। फिर एक दिन अचानक भरत की माँ की मौत हो जाती है जिससे भरत और उसके फादर काफ़ी दुखी रहने लगते हैं। ये सब देखकर राघव का दोस्त वनराज उसे सलाह देता है कि तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते, इससे भरत को माँ का प्यार भी मिल जाएगा और तुम अपने काम पर ध्यान भी दे पाओगे। और अब इलेक्शन भी होने वाले हैं और हमें उस पर ध्यान भी देना है। फिर राघव वनराज की बात मानकर दूसरी शादी कर लेता है, पर राघव की दूसरी वाइफ भरत पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, जिसकी वजह से भरत अपना ज़्यादा टाइम अपने दोस्त सुभाष के घर ही स्पेंड करता था। फिर सुभाष के पेरेंट्स को लंदन में जॉब मिल जाती है और वो लोग लंदन जाने वाले होते हैं और भरत भी अपने दोस्त सुभाष के साथ लंदन जाना चाहता था। इसीलिए सुभाष के फादर भरत के फादर से भरत को भी उनके साथ भेजने के लिए पूछते हैं। फिर भरत लंदन आ जाता है सुभाष के पेरेंट्स के साथ। और अब कहानी में भरत इंडिया आ चुका है और वो देखता है कि उसके फादर का अंतिम संस्कार हो चुका है उसके आने से पहले ही। भरत के पापा का दोस्त वनराज उसे बताता है कि तुम्हारे पापा की मौत अस्थमा की वजह से हुई और हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, पर अपने सीएम की मौत पर आम जनता काफ़ी दुखी थी, इसीलिए हमें तुम्हारे आने से पहले ही राघव का अंतिम संस्कार करना पड़ा। फिर भरत न्यूज़ देख रहा होता है जिसमें ये खबर चल रही होती कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके बाद भरत कार लेकर कहीं जा रहा होता है, पर सड़क पर लोगों को ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हुए देखकर वो काफ़ी मायूस होता है और यहाँ के हालात देखकर भरत बहुत हैरान भी होता है। फिर हम देखते हैं कि वनराज के पास पार्टी के दो अलग अलग नेता आकर उनको सीएम बनाने की मांग करते हैं, पर वनराज उनको कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद भरत के फादर की शोक सभा में वनराज भरत को अपोजिशन पार्टी के प्रेसिडेंट और उसके बेटे मनोहर से मिलवाता है। फिर भरत वापस लंदन जाने की तैयारी कर रहा होता है तो वनराज उससे कहता है कि तुम लंदन नहीं जाओगे क्योंकि यहाँ पर हमें तुम्हारी ज़रूरत है। राघव के बाद तुम ही हो जो इस स्टेट का सीएम बनने के लायक है। लोग भी यही चाहते हैं और तो और तुम राघव के बेटे हो, तुम्हारा हक बनता है सीएम की कुर्सी पर बैठने का। इस पर भरत कहता है कि आप ये क्या कह रहे हैं अंकल, मैं कैसे सीएम बन सकता हूँ, मुझे तो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो वनराज कहता है अगर तुम सीएम नहीं बनोगे तो हमारी पार्टी टूट जाएगी क्योंकि राघव की मौत के बाद पार्टी में सीएम बनने के लिए होड़ लगी हुई है। ऐसे में तुम्हारा सीएम बनना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसके बाद भरत को सीएम बनने की शपथ दिलाई जाती है। शपथ लेते वक्त भरत शुद्ध अंतःकरण बोलते वक्त थोड़ा रुक जाता है पर फिर बोल ही देता है अच्छे से। फिर भरत सीएम ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है तो भरत का पीए वहाँ आता है जिसका नाम भास्कर होता है। भरत भास्कर को न्यूज़पेपर पढ़ने को बोलता है क्योंकि भरत को हिंदी ठीक से नहीं आती है। भास्कर अखबार पढ़ता है तो सब ने भारत के बारे में अच्छा लिखा होता है, पर एक अखबार ने भरत के शुद्ध अंतकरण पर रुक जाने वाली बात छापी होती है। भरत भास्कर को वो पूरी न्यूज़ पढ़ने को बोलता है। फिर भरत अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और रोड को खाली देखकर वो पूछता है कि सड़कें इतनी खाली क्यों हैं। तो सीएम का ड्राइवर बोलता है कि सीएम के लिए ट्रैफिक को रोक दिया गया है। और भरत ऑफिस पहुंचते ही ट्रैफिक को लेकर ट्रैफिक कमिश्नर से बात करता है। इसके बाद भरत ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों पर फाइन बढ़ा देता है, जैसे कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की जगह 10,000 रुपये फाइन कर देता है और सिग्नल जंप करने पर 1,000 की जगह 20,000 फाइन कर देता है। अब पूरे स्टेट में सभी लोग जो ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं उनको भारी भरकम फाइन भरना पड़ता है। भरत के इस फैसले से आम लोग खुश भी थे और नहीं भी। फिर भरत वनराज से मिलने जाता है तो वह पूछता है बताओ भरत, आज का दिन कैसा रहा।
तो भरत कहता है कि मेरी टीम में सब सीनियर मेंबर्स हैं और मैं अपनी उम्र के लोगों के साथ कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। तो वनराज कहता है अभी तुम नए हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी। और हाँ, ट्रैफिक फाइन्स के बारे में फैसला लेने से पहले तुम्हें मुझसे डिस्कस कर लेना चाहिए था। देखो भरत, कोई भी फैसला लेने से पहले कैबिनेट और मुझसे पूछ लिया करो। फिर अगले दिन भरत ऑफिस जाते हुए वासुमती यानी वासु को देखता है, जो बस स्टैंड पर अपनी फ्रेंड्स के साथ खड़ी होती है। और भरत पहली नज़र में ही वासु को पसंद करने लगता है। उधर वासु अपनी फ्रेंड्स के साथ अपने घर पर होती है और उसकी फ्रेंड्स भरत के बारे में ही बात कर रही होती हैं कि हमारा नया सीन कितना हैंडसम और डैसिंग है। तभी फ़ोन की घंटी बजती है, जो वासु की फ्रेंड उठाती है। फ़ोन पर भरत होता है और वो बोलता है कि मैं सीएम भरत बोल रहा हूँ, मुझे वासु से बात करनी है। पर वासु की फ्रेंड भरत का फ़ोन काट देती है प्रैंक कॉल समझकर। फिर भरत दोबारा कॉल करता है तो वासु की दूसरी फ्रेंड कॉल उठाती है। भरत उससे भी यही कहता है कि मैं सीएम भरत बोल रहा हूँ, मुझे वासु से बात करनी है। पर वासु की दूसरी फ्रेंड भी भरत को डांट कर कॉल काट देती है। इसके बाद भरत तीसरी बार कॉल करता है तो इस बार वासु फ़ोन उठाती है। भरत वासु को बोलता है कि मैं सीएम भरत बोल रहा हूँ, पर वासु बिलीव नहीं करती। तो भरत कहता है तुम चाहो तो टेलीफोन डायरेक्टरी से चेक कर लो और उसमें स्टेट सेक्रेटरीट का नंबर होगा, उस पर कॉल करो। जब ऑपरेटर फ़ोन उठाए तो अपना नाम बोल देना। वासु फिर कॉल कट कर देती है और फिर ये चेक करने के लिए कि ये नंबर सीएम का है या नहीं, वो स्टेट सेक्रेटरीट पर कॉल करती है। तो ऑपरेटर वासु की बात भरत से करवाता है। फिर भरत वासु से मिलने के लिए पूछता है। इसके बाद अगले दिन वासु और उसकी फ्रेंड्स भरत से मिलने जाती हैं और वो लोग साथ में कॉफ़ी पीते हैं। फिर अगले दिन भरत असेंबली में होता है, जहाँ पर अपोजिशन पार्टी का प्रेसिडेंट भरत के ट्रैफिक फाइन्स बढ़ाए जाने के फैसले पर सवाल उठाता है। इस बात पर भरत की पार्टी के लोगों और अपोजिशन पार्टी के लोगों में बहस छिड़ जाती है। इस पर असेंबली की स्पीकर भरत से जवाब देने को कहती है। तो भरत कहता है अगर आम जनता ट्रैफिक रूल्स को अच्छे से फॉलो करने लगे तो उन्हें भारी भरकम जुर्माना देने की ज़रूरत ही नहीं है। पर यहाँ पर कोई भी रूल्स फॉलो ही नहीं करना चाहता है, इसीलिए मैंने उनको सही रास्ते पर लाने के लिए ये कदम उठाया है। फिर भरत स्टेट के हर डिपार्टमेंट में अपने हिसाब से फैसले लेना स्टार्ट कर देता है और कुछ नए ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है और कई ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र भी करता है ताकि पुराने केसेस को इन्वेस्टिगेट करवा सके। फिर भरत अपोजिशन पार्टी के प्रेसिडेंट के बेटे मनोहर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करवाता है, क्योंकि उसने गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाए थे और उसके पास इनकम से ज़्यादा प्रॉपर्टी होने का भी इल्ज़ाम होता है। और ये खबर सभी न्यूज़ चैनल्स पर चर्चा का विषय होता है। भरत भी ये न्यूज़ देख रहा होता है कि तभी उसे उसकी सौतेली माँ की कॉल आती है और वो हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पर भरत का छोटा भाई एडमिट होता है, क्योंकि वो अभी तक अपने पापा की मौत को भुला नहीं पा रहा था। फिर भरत अपनी माँ और छोटी बहन को घर भेजकर खुद अपने छोटे भाई के पास वहीं रुकता है। फिर वहाँ पर वनराज आता है भरत से मिलने के लिए। वनराज भरत से कहता है कि तुमने जिन ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र की है उनको रोक दो। तो भरत कहता है पर मैंने ये फैसला सोच समझ कर लिया है, तो इसमें क्या दिक्कत है। इसके बाद वनराज फिर अपोजिशन पार्टी के प्रेसिडेंट के बेटे मनोहर पर चल रहे इन्वेस्टिगेशन को रोकने को कहता है। तो भरत मना कर देता है और कहता है कि मैं अपने तरीके से काम करना चाहता हूँ अंकल। इस पर वनराज कहता है कि तुम्हारे पापा के रहते हुए मैं ही डिसीजन लेता था। पर भरत कहता है कि लेकिन मैं खुद डिसीजन लेना चाहता हूँ। फिर वनराज गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद भरत कैबिनेट की मीटिंग रखता है सारे मिनिस्टर से बातचीत करने के लिए, और सबसे पहले भरत एजुकेशन मिनिस्टर की खबर लेता है और सभी प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेज पर सख्त एक्शन लेता है जो अपनी भारी भरकम फीस से आम जनता पर बोझ डाल रहे होते हैं। और वो फिर कुछ नए गवर्नमेंट स्कूल खोलने का भी ऑर्डर देता है, जिससे गरीब बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिल सके। वासु और उसके फादर, जो कि एक इंस्पेक्टर हैं, वो भी ये न्यूज़ टीवी में देखते हैं। तो वासु अपने पापा से कहती है कि हमारे नए सीएम बहुत ही सिंसियर और हॉनेस्ट है ना पापा। तो वासु के पापा कहते हैं कि पॉलिटिशियन ऐसे ही होते हैं, पहले 2-4 अच्छे काम कर देंगे पब्लिक के लिए, फिर उन्हीं को लूटना शुरू कर देते हैं। वासु ये बात सुनकर उदास हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि भरत ने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर रिसर्च करने के लिए स्टूडेंट्स की एक टीम बनाई होती है, जिसमें वासु भी होती है। आगे भरत ने जिस ऑफिसर को अपोजिशन पार्टी के लीडर के बेटे मनोहर के केस में लगाया था, वो ऑफिस में होता है। तो वनराज अपने आदमियों के साथ उससे मिलने आता है और उसे इन्वेस्टिगेशन बंद करने को बोलता है।
लेकिन जब वो ऑफिसर केस क्लोज करने से मना करता है तो वनराज उसे धमकी देता है कि थोड़ा अपने परिवार के बारे में सोच लो। फिर वनराज उस ऑफिसर को चांटा भी मार देता है और कहता है कि हमारी रूलिंग पार्टी है और अगर हम अपोजिशन पार्टी के प्रेसिडेंट के बेटे पर इल्ज़ाम लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हम उनसे बदला लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि अपोजिशन पार्टी के लीडर का बेटा मनोहर कोर्ट में अपना केस जीत जाता है क्योंकि पुलिस उसके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाई थी। इस न्यूज़ से आम जनता भरत से काफ़ी नाराज़ होती है। इसके बाद वनराज भरत को फ़ोन करके कहता है कि मेरे घर पर आज एक छोटी सी पार्टी है और तुम्हारा वहाँ आना बहुत ज़रूरी है। फिर जब भरत वहाँ जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर पार्टी के सारे मिनिस्टर्स, एमएलए और अपोजिशन पार्टी का लीडर और उसका बेटा पहले से ही मौजूद हैं। वो लोग भरत को अपनी ही तरह काम करने को बोलते हैं, सिर्फ अपने भले के लिए। फिर अपोजिशन पार्टी का लीडर बोलता है कि देखो हम सब एक ही हैं, सिर्फ आम जनता के सामने हम अलग अलग पार्टी से हैं, लेकिन असल में हम लोग एक दूसरे के लिए ही काम करते हैं। अगर तुम पावर में हो तुम हमें बचाओगे और अगर हम पावर में हैं तो हम तुम्हें बचाएंगे। पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है, कोई किसी की पोल नहीं खोलता है क्योंकि सब एक दूसरे के बुरे कामों के बारे में जानते हैं। यहाँ पर भरत सब कुछ चुपचाप सुन रहा होता है और वनराज भी वहीं पर होता है। तभी अपोजिशन पार्टी के लीडर का बेटा मनोहर बोलता है कि देखो तुमने मुझ पर इन्वेस्टिगेशन करवाई, फिर भी क्या हुआ, मैं बेकसूर साबित हो गया, जबकि मैंने गैर कानूनी ढंग से करोड़ों रुपए कमाए हैं, फिर भी मैं बच गया और तुम कुछ भी नहीं कर पाए। तो भरत बोलता है कि अभी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं हुई है। ये सुनकर वनराज भरत को समझाने लगता है कि तुम भी हमारी तरह काम करो और पॉलिटिक्स का फ़ायदा उठाओ। इस पर भरत को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि आप इन घटिया लोगों का साथ दे रहे हैं जो देश और आम लोगों से गद्दारी कर रहे हैं। तभी पीछे से अपोजिशन पार्टी के लीडर का बेटा मनोहर भरत को मारने आता है, पर भरत उसको ही पीट देता है। फिर अगले सीन में कुछ स्टूडेंट्स भरत से मिलने आते हैं और वो लोग कहते हैं कि उनके गांव में भरत की ही पार्टी का नेता दामू उन पर जुल्म करता है और उन्हें किसी भी सरकारी स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलता और अब फिर से इलेक्शन होने वाले हैं जिसमें उस नेता का बेटा चुनाव लड़ रहा है। हम बस आपसे मदद की गुहार लगाने आए हैं, हमारी मदद कीजिए सर। इस पर भरत कहता है कि तुम अपने गांव से इलेक्शन में क्यों नहीं खड़े जाते, तुम तो अपने गांव की परेशानियों को जानते हो। भरत के कहने पर रमन्ना चुनाव में खड़ा हो जाता है और भरत अपने पार्टी के नेता की बजाय रमन्ना को सपोर्ट करता है और दूसरी तरफ दामू और उसका बेटा रमन्ना को मारने का प्लान बनाते हैं और उसे मारने के लिए अपने आदमी भेजते हैं। पर भरत ने पहले ही रमन्ना की सेफ्टी के लिए स्पेशल टास्क फोर्स को तैनात कर दिया होता है जो दामू के लोगों को मार डालते हैं। जब दामू को पता चलता है कि रमन्ना बच गया है तो वो रमन्ना को डीएसपी की मदद से अपने अड्डे पर बुलवाता है उसे धमकाने के लिए, ताकि वो इलेक्शन से अपना नाम वापस ले ले। पर वहाँ पर भरत आ जाता है और दामू के गुंडों की खूब धुलाई करता है। ये देखकर दामू भरत से माफ़ी मांगने लग जाता है। फिर इलेक्शन में दामू के बेटे की जगह रमन्ना की जीत होती है। ये न्यूज़ पूरे स्टेट में सभी के लिए चौंकाने वाली हो, क्योंकि पहली बार किसी सीएम ने इंडिपेंडेंट उम्मीदवार का साथ दिया था। उधर वनराज अभी चुपचाप था, वो कुछ नहीं कर रहा था और भरत ने अब सभी गाँवों में जाकर वहाँ के हालात के बारे में जानना शुरू कर दिया था। और फिर भरत हर एक गाँव को 5 करोड़ रुपए देने का ऑर्डर पास करता है ताकि सारे गाँवों का विकास हो सके। भरत के इस फैसले से उसी के पार्टी के लोग खुश नहीं थे क्योंकि भरत आम लोगों की भलाई के लिए काम करने लगा। अपोजिशन पार्टी भी भरत के खिलाफ होती है क्योंकि आम जनता भारत को भगवान मानने लगी थी। भरत के इस फैसले से परेशान होकर सारे नेता मीटिंग करते हैं और वनराज से कहते हैं कि अगर भरत इसी तरह लोगों की परेशानियां हल करने लगा तो फिर हम नेताओं का क्या होगा, हमें तो कोई पूछेगा भी नहीं। वनराज मीटिंग में कहता है कि वो भी एक इंसान ही है, उसकी भी कोई कमजोरी तो होगी ही, तुम लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वनराज को एक आदमी खबर देता है कि सीएम का वासु नाम की लड़की के साथ चक्कर चल रहा है और वो लड़की सीएम ऑफिस में ही काम करती है। फिर अगले दिन ये खबर हर अखबार में छपी होती है कि सीएम का वासु नाम की लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, इसीलिए उन्होंने वासु को अपने ऑफिस में काम पर रखा हुआ है। इस खबर से वासु और उसके फादर काफ़ी हर्ट होते हैं और इधर भरत भी सीएम के पद से रिजाइन कर देता है। भरत के इस्तीफा देने के बाद वनराज को स्टेट का नया सीएम बना दिया जाता है। वासु और भरत के अफेयर की खबर से परेशान होकर वासु और उसके पापा शहर छोड़कर अपने गांव जाने का फैसला करते हैं। तो भरत वासु के पापा को समझाता है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, पर वो नहीं मानते और वहाँ से चले जाते हैं।
फिर भरत प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है जिसमें वो मीडिया और न्यूज़ रिपोर्टर्स को बोल देता है कि मैं और वासु एक दूसरे को पसंद करते हैं और प्यार भी करते हैं। पर मीडिया वालों ने इस खबर को मिर्च मसाला लगाकर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, जबकि आप लोगों के पास और भी कई अहम मुद्दे थे जिन पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए था। लेकिन नहीं, सीएम की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है इसमें सभी को ज़्यादा दिलचस्पी है। फिर यहाँ पर भरत मीडिया वालों पर बहुत गुस्सा करता है और उन्हें लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने को कहता है। भरत के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पब्लिक भरत के फेवर में आ जाती है और उसी को सीएम बनाने की मांग करने लगती है। फिर भरत अपने घर पर होता है तो उससे मिलने के लिए वही ऑफिसर आता है जो अपोजिशन पार्टी के लीडर के बेटे मनोहर के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वो कहता है कि एक जर्नलिस्ट है जिसके पास इस केस की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पर वो डर के मारे कहीं छिप गया है। फिर भरत उस जर्नलिस्ट से मिलने जाता है तो वह जर्नलिस्ट बताता है कि मैं तुम्हारे पापा लेट सीएम राघव राम से मिलने गया था और मैंने उन्हें इस केस की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी क्योंकि इसमें उनका दोस्त वनराज भी अपोजिशन पार्टी के लीडर के बेटे के साथ मिले हुए थे और वो लोग मिलकर गैर कानूनी तरीके से काम करते थे। पर कुछ दिन बाद ही तुम्हारे पापा की मौत हो गई, इसलिए मैं यहाँ छिप गया। फिर वो जर्नलिस्ट भरत को सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है, पर तभी भरत पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं उन सबूतों को लेने के लिए। पर भरत भी उन गुंडों को छोड़ता नहीं है, उन सब की खूब पिटाई करता है क्योंकि उन सभी को भरत के अंकल वनराज ने ही भेजा था उसे मारने के लिए। फिर भरत वनराज से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है कि मैंने और तुम्हारे पापा ने ये पार्टी लोगों की भलाई के लिए बनाई थी, पर पार्टी को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है जो सिर्फ ईमानदारी से नहीं मिलते, उसके लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है। पर तुम्हारे पापा मुझे जेल भिजवाना चाहते थे, लेकिन मैंने भी उन्हें धीरे धीरे जहर देकर मार दिया। ये सुनकर भरत वनराज पर काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है कि अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, सारे सबूत मैंने मीडिया वालों में दे दिए हैं, अब आप बच नहीं सकते हैं। लास्ट में हम देखते हैं कि वनराज अपने आप को शूट करके सुसाइड कर लेता है और जितने भी लीडर उसके साथ मिले हुए थे उन सब को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और भारत को फिर से सीएम बना दिया जाता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।